औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 18 जो फिज़िक्स का है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन का एक पैकेज लेकर आया हूँ। याद रहे हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद मैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और बनाऊंगा, इसके वो आपको नेक्स्ट पैकेज में शेयर करूंगा। मेरे बेटे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है पेपर में चैप्टर 18 से मुमकिन चांस एक लाजमी बनता है, और आप थोड़ी स्मॉल एफर्ट से अपना जो प्रेशर आने वाला है, आगे लोड आप पर आने वाला है, इसको आप आसान कर सकते हैं कि आप इनको अभी से प्रिपेयर कर लें। तो आइए, इस उम्मीद के साथ कि आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी, अपने टारगेट पर होंगी। अल्लाह ताला से दुआ कि आपको आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए अल्लाह ताला, और आप अपने टारगेट में कामयाब हो जाएं। जो नेक मकसद आप सोच के बैठे हैं इस सेशन में हासिल करने के लिए, वो आपको ज़रूर मिल जाए। तो आइए बेटा, चैप्टर 18 का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, जैसा कि आप चैप्टर 18 में थ्योरी में देख चुके हैं कि यहाँ पर तस्करा हो रहा है बोहर के एटॉमिक मॉडल का, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स आज मैं आपसे शेयर करूँगा उनके हवाले से मैं ग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ कि बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक वो कोई एनर्जी लॉस या गेन ना करे, तब तक वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। और फिर उसने अपने उसी पॉस्टलेट में आगे कहा कि जब वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है या वो एक क्वांटा लूज करता है, कुछ एनर्जी वो लूज करेगा तो वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। अगर वो क्वांटा गेन करेगा तो हायर स्टेट में चला जाएगा, क्वांटा लूज करेगा तो नीचे ग्राउंड स्टेट की जानिब आ जाएगा। तो इस तमाम बात को ध्यान में रखते हुए आज के न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो ये आपको आसान लगेंगे। यानी यहाँ पर हम तस्करा करेंगे कि जब कोई फोटोन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, तो उस सूरत में जो लाइट निकलती है इसकी वेवलेंथ का एक फार्मूला आपने बोहर की डेरिवेशन में देखा है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसकी इनिशियल स्टेट होगी, और जहाँ वो फाइनल ट्रांजिट होकर आएगा वो उसका NF हो जाएगा। इसके अलावा एक रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हमें लगानी है यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। याद रहे तमाम न्यूमेरिकल्स पास पेपर के आपसे शेयर किए जा रहे हैं, तो आप तवज्जो लगाएं, जितनी कंसंट्रेट आप कर सकते हैं कीजिए। कि यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि वो जो फोटोन रिजेक्ट हुआ है और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आया है, उसकी वेवलेंथ आपसे मांगी जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ है फ्रॉम स्टेट n इक्वल टू 3, यानी उसकी Ni 3 है, टू स्टेट n इक्वल टू 1, यानी कि NF उसका 1 है। तो कुछ ये सिचुएशन है, डायग्राम आपको सवाल में नहीं बनानी, सिर्फ समझने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था थर्ड में दिया हुआ है कि Ni 3 दिया हुआ है, वहाँ से उसने क्या किया, फोटोन रिजेक्ट करा, एनर्जी रिजेक्ट करी, और ये ट्रांजिट होकर कहाँ पर आ गया है, 1 में आ गया है। तो इससे जो लाइट निकल रही है इसकी वेवलेंथ हमसे मांगी जा रही है। तो आइए सवाल का डेटा बनाते हैं कि मेरे बेटे यहाँ पर हमारे पास Ni हमें 3 दिया हुआ है, और 2 के बाद जो आएगा वो हमारा NF है। फाइनल ट्रांजिट होकर कहाँ आया, तो ये 3 से 1 में आ रहा है। इसके बाद हमें एक रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 पर मीटर। और अब ये हमसे इस लाइट की वेवलेंथ मांग रहा है, लैम्डा मांग रहा है। तो थ्योरी में आप ये फॉर्मूला देखेंगे, 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू RH, 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर Ni स्क्वायर। ये वेव लेंथ से बना है और बाद में इसको वेव नंबर बनाया गया है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें लैम्डा जो है वो लाइट की वेवलेंथ है जो हमसे मांगी जा रही है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपको याद रखना है। NF आपको 1 दिया हुआ है क्योंकि ट्रांजिट होकर 1 में आया, Ni आपका 3 है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं।
तो बेटा हम फॉर्मूले के अंदर आए और यहाँ पर आके हमने जहाँ पे आर एच आ रहा है वहाँ पे आर एच रख दिया है, जहाँ एन एफ आ रहा है 1 रख दिया है, एन आई को 3 रख दिया है। फिर नीचे आते हैं 1/1, ये 1/9 हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, तो इनका एलसीएम ले लिया, 9 इनका एलसीएम आ गया, 9 1 9, 9 - 1 क्या होगा 8 होगा। इसके बाद क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है बेटे, तो ये 8 जाकर 1.097 से मल्टीप्लाई होकर 8.776 हो गया। एक्सपोनेंशियल 7 एज इट इज आ गया, डिवाइड में 9 एज इट इज आ गया। क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है तो ये कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, लैम्डा आ गया। 9 से इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो आंसर आ रहा है 1.025 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर। आपका ये लाइट की वेवलेंथ आ गई है कि जो फोटोन यहाँ से इजेक्ट होगा वो इतनी वेवलेंथ का होगा। आप आराम से स्टिल कर इस सवाल को बार बार दोहराइए ताकि मैथमेटिकल वर्क आपको आसान लगे, क्योंकि यही काम सारा आगे होने वाला है। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, चैप्टर 18 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है पास्ट ईयर में। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कनेक्टेड है पिछले सवाल की तरह कि वहाँ पर हमें जो एन आई और एन एफ दिए हुए थे तो हमने लैम्डा निकाला था। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फाइनली ट्रांजिट होकर बामर सीरीज में आया है। तो बामर से आपको पता ही है कि एन एफ क्या हो जाएगा 2, यानी इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से काउंटर रिजेक्ट कर बामर में आया है। तो एन एफ तो आपका 2 हो गया, लेकिन अब वो कहाँ से आया है एन आई, वो इस सवाल में हमसे मांगा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने लैम्डा निकाला था, जो काउंटर रिजेक्ट हुआ था उसकी वेवलेंथ, यहाँ पे वो लैम्डा में दिया हुआ है। तो आए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का डेटा बनाया, लैम्डा गिवन है 46.3 नैनोमीटर, नैनो को हटाया, एक्सपोनेंशियल -9 लगा दिया, बामर में आ रहा है फाइनली। तो एन एफ क्या हो गया 2 हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता ही है। एन आई इस बार हमें निकालना है कि ये कहाँ से आया है, किस स्टेट से आया है। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर वही फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में लगा था, 1/λ इक्वल टू RH 1/NF² माइनस 1/NI²। तो इसमें जाएंगे और अब जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं उनको रख देंगे। तो हमने क्या किया, लैम्डा को हटाया, 46.3 एक्सपोनेंशियल -9 रख दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट की रख दी वैल्यू। और क्योंकि बामर में एन एफ क्या हो जाएगा 2, एन आई कहाँ से आ रहा है वो एन आई हमें निकालना है। मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे क्या हो जाएगी डिवाइड। जब इनको मल्टीप्लाई करा 46.3 को 1.097 से, तो आंसर आ रहा है 533.47 एक्सपोनेंशियल 7। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे क्या हो गया डिवाइड, राइट पर 1/4 माइनस 1/NI²। सवाल को आगे चलाते हैं। करंट सॉल्व किए गए तो 10 की पावर -2 आ गई, राइट साइड ऐसे लिख दी गई -2, 10 की पावर -2 को जब मल्टीप्लाई कराया 533.47 से, तो ये हो गया 5.34। इसके बाद NI² माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये वाली प्लस की इधर आके माइनस की हो गई। हमें NI निकालना है, तो 1/4 को डिवाइड करा 0.25 आ गया, आगे इसको डिवाइड करा 0.18747 आ गया, इन दोनों को माइनस करा दिया 0.06253। और अब क्योंकि NI निकालना है तो ये मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो गया, तो इसको नीचे लेकर आए और बाद में 1 से डिवाइड करा तो 15.99 और इसका रूट लिया गया। तो NI का आंसर नियरली क्या आ गया है 4। याद रहे बेटे कि यहाँ पे क्वांटम नंबर निकालना है, तो अगर वैल्यू 3.99 आ रही है तो हमें उसको राउंड ऑफ कर उस शेल का क्वांटम नंबर बनाना होगा, यानी 3.99 या 3.5 हमारा आंसर नहीं होगा। राउंड ऑफ किया तो क्या आंसर आ गया 4। इट मीन्स 4 से ट्रांजिट ये 2 में आएगा, तो इतना वेवलेंथ का काउंटर रिजेक्ट करेगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यहाँ पर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो कि आपके रिसेंट ईयर में आ चुका है। आइए सवाल को देखते हैं। बेटा इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि आपको पास्चन सीरीज की बात हो रही है। एज यू नो पास्चन में NF आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपसे यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या होगी पास्चन सीरीज में। तो यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि पास्चन में NF क्या होता है 3 होता है, और अब ये आपसे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मांगेगा तो वो अगला वाला ही हो जाएगा 4, सेकंड मांगेगा
तो अगला वाला 5 हो जाएगा। यहाँ मांग रहा है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, इसका मतलब ये है कि आपने 6 लेना है, यानी यहाँ पर NF आपका 3 है ड्यू टू पार्शियल सीरीज, और NI आपका क्या हो जाएगा 6, क्योंकि मांग रहा है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर पार्शियल को दिखा रहा है यहाँ पर कि पार्शियल में n क्या होता है 3 होता है, और अब अगर ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मांगेगा 3 में तो अगला 4 लेंगे NI, अगर सेकंड मांगेगा तो NI 5 लेंगे, थर्ड मांगेगा NI 6 लेंगे। तो आए सवाल का डेटा बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पार्शियल सीरीज की बात हो रही है तो NF तो 3 हो गया, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है तो NI क्या हो जाएगा 6, लैम्डा मांगा जा रहा है कि जो काउंटर रिजेक्ट करेगा 6 से 3 में आने में। तो एक बार फिर वही फॉर्मूला आ गया 1 और लैम्डा वाला, RH 1 और NF स्क्वायर माइनस 1 और NI स्क्वायर। सवाल को आगे चलाते हैं। वैल्यू रख दी गई, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसके अलावा NF की वैल्यू आ गई 3, NI आपका आ गया 6, सॉल्व करेंगे 9 हो गया 36, इसके बाद LCM लिया 36, LCM आ गया 4 माइनस 1 3/36। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो ये 1/12 हो गया, बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा हो गया 12/1.097 एक्सपोनेंशियल 7, इसको डिवाइड कराएंगे तो 1.01 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर। ये इस क्वांटा की वैल्यू आ गई जो रिजेक्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन आपका 6 से कहाँ पर आएगा थर्ड में। तो आई होप कि इस सवाल को बार दोहराएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी होंगी कि नाम ले रहा है यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, और यहाँ पर आगे नाम ले रहा है पी फंड सीरीज का। तो यहाँ क्वेश्चन में पी फंड के नाम से जाहिर हो रहा है कि NF आपका 5 होगा, ये पी फंड सीरीज बननी है। जहाँ तक बात NI की, NI के लिए आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट में सोचना होगा कि अब यहाँ पर NI क्या रखते हैं। जब बात कर रहे हैं पी फंड सीरीज की तो बेटे NF 5 हो गया, लेकिन अभी पहले सवाल को समझते हैं कि पी फंड में अगर ये बात करेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तो बिल्कुल वो अगला ही ऑर्बिट होगा बेटा, अगला क्वांटम होगा जहाँ से वो अपना फोटोन रिजेक्ट करेगा और बाद में कहाँ पर आएगा 5 में, तो इससे हमें मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एक्चुअली लॉन्गेस्ट इसलिए है कि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी वो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे अगर एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन तो वो है hc/लैम्डा, यानी जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी एनर्जी कम होगी उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन 6 से कहाँ पर आएगा 5 पर, तो वेवलेंथ बनेगी लॉन्गेस्ट। जब शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो उस बात को वहीं आगे जाके देखते हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आगे कि यहाँ क्वेश्चन में डेटा बनाया जा रहा है कि यहाँ बात हो रही पी फंड सीरीज की, तो NF तो 5 हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट यूज़ होगा, लैम्डा लॉन्गेस्ट मांग रहा है, लैम्डा शॉर्टेस्ट मांग रहा है, और फिर इन फोटॉन्स की एनर्जी भी मांगी जा रही हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, यहाँ पर फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका 1 और लैम्डा RH 1 और NF स्क्वायर माइनस 1 और NI स्क्वायर। यहाँ पर आप जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो बेटा इस बात को याद रखें कि जिस भी सीरीज के लिए सवाल आ जाए, ये पी फंड के लिए भी आया हुआ है, ये बामर के लिए आ सकता है, लाइमन के लिए आ सकता है, पार्शियल के लिए आ सकता है, जिसके लिए भी आएगा अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटोन मांगा जाएगा तो वो नेक्स्ट वाला ही है, यानी कि जो इससे ऊपर होगा जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी मगर वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा। तो यानी पी फंड के लिए NF 5 हो गया, तो NI हम क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला 6 ही है। अब आप जाएंगे वही वाले फॉर्मूले में, 1 और लैम्डा के फॉर्मूले में आ गए, RH को रख दिया आपने, आगे NF रख दिया, NI रख दिया, मजीद सॉल्व करा 25 36 हो गए, इनका LCM आ गया 900, माइनस कराया 11/900, इसके बाद कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा आ गया 900/11 से अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई आपको नीचे आ जाएगी, और लैम्डा आपका आ रहा है 7.45 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर। तो ये पी फंड के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटोन आ गया है। अब यहीं पर ही रुककर हम इसकी एनर्जी भी निकाल लेते हैं। याद रहे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी। लगाना यार फॉर्मूला hc/लैम्डा, ये फॉर्मूला है लैम्डा से एनर्जी निकालने का। तो ऊपर h की रख दी प्लैंक कांस्टेंट, आगे c रख दिया, नीचे लैम्डा जो है वो रख दिया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराया, इससे डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है 2.669 एक्सपोनेंशियल -20 जूल। याद रहे ये एनर्जी आपको कन्वर्ट करनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो एक रिलेशन है जो चैप्टर 12 में भी है और चैप्टर 19 में भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल होते हैं।
तो आपने अगर इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है तो इस वैल्यू से इसको डिवाइड करा दिया, बाद में 2.669 1.68 डिवाइड होकर 1.668 हो गया, एक्सपोनेंशियल बढ़ जाके प्लस का हो गया, और यूँ 10⁻⁻1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जो आंसर आ रहा है 0.1668 जूल, जूल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है। आप इस सवाल को आराम से देखें क्योंकि पास्ट ईयर में सवाल पी फंड की बजाय बामर के लिए भी आया हुआ है, लायमन के लिए भी आया हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होंगे, एनएफ चेंज होता रहेगा। बाकी लॉन्गेस्ट के लिए आप वेरी नेक्स्ट वाला ही लेंगे शेल, तो इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगले पार्ट में ये आपसे मांग रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन की क्या होगी। तो याद रहे बेटे, शॉर्टेस्ट के लिए आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा सबसे दूर से, यानी कि इन्फिनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन आएगा और वो आएगा पी फंड में, तभी वो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और आपकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो याद रहे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो आपके पास एन आई आप लेंगे, चाहे वह सवाल किसी भी सीरीज का आ जाए, वो एन आई क्या होगा, इन्फिनिटी। तो आप गए उसी फॉर्मूले के अंदर, आपने रेडबर्ग कांस्टेंट रख दिया, एन एफ पी फंड की वजह से 5 है और शॉर्टेज की वजह से एन आई क्या लेंगे, इन्फिनिटी। मजीद सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है और 1 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद आपने इस वैल्यू को 25 से डिवाइड कराया तो ये आ गया 4.388 एक्सपोनेंशियल 5। बाद में लैम्डा निकालना है तो ये लाके नीचे डिवाइड कर दिया और लैम्डा आपका आ गया 2.279 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर। ये कहलाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी जब भी शॉर्टेस्ट का वर्ड आएगा तो अपने एन आई को क्या लेना है, इन्फिनिटी। इसके बाद बेटे आपसे एनर्जी मांग रहा है, तो सेम वैसे ही हमने एनर्जी का लगाया फॉर्मूला Hc/1 लैम्डा, ऊपर एच और सी रख दिया, नीचे लैम्डा जो आपका आया रख दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराया तो आपका आंसर आया 8.7275 एक्सपोनेंशियल -20 जूल। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आएंगे तो इस वैल्यू से डिवाइड करा दिया 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से, तो आखिर में आपका आंसर आ रहा है 0.545 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे, जब भी शॉर्टेस्ट का वर्ड आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा और आपका जो एन आई है वो इन्फिनिटी लिया जाएगा। और ये सवाल अगर पी फंड के लिए तो 5 रखा हुआ है, ये बामर के लिए आएगा तो एन एफ को 2 ले लेंगे, लायमन के लिए एन एफ को 1 ले लेंगे। तो अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, पेपर में जो ये सवाल आएगा तो तमाम चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी। कभी हो सकता है शॉर्टेज वेवलेंथ मांग ले, कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मांग ले, कभी आपसे एनर्जी मांग ले उनकी। तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ये एक मॉडल क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर काम को आगे बढ़ाते हैं मेरे बेटे। इसमें यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाई जा रही है जहाँ ये बताया जा रहा है कि लायमन होगा तो NF1 होता है, बामर में NF2 होता है, पास्टन में NF3 होता है, ब्रैकेट में NF4 होता है, पी फंड में NF5 होता है। तो जब हमने पीछे क्वेश्चन किया पी फंड वाला, ये एग्ज़ाम में सवाल चेंज होकर आ सकता है। अगर वो लायमन के लिए आएगा तो उसमें लायमन में NF आपका 1 हो जाएगा, NF आपका 1 हो जाएगा, तो आप लॉन्गेस्ट के लिए NI को आप क्या लेंगे, 2, और शॉर्टेस्ट तो वही रहेगा NI आपका इन्फिनिटी। ऐसी लायमन की बात अगर बामर के लिए आ जाता है तो बामर में आपका NF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट के लिए अगला क्या हो जाएगा, NI 3, शॉर्टेस्ट में NI तो आपका इन्फिनिटी रहेगा। और अभी पास्टन की बात कर लेते हैं। पास्टन में NF क्या हो जाएगा, 3, लॉन्गेस्ट में 1 का गैप देंगे तो NI क्या हो जाएगा, 4, और शॉर्टेस्ट में तो NI इन्फिनिटी आपका फिक्स है। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए अगर सवाल आता है तो NF आपका 4 हो जाएगा, लॉन्गेस्ट में NI क्या हो जाएगा, 5, और शॉर्टेस्ट में NI क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस पेज पे इतने ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये डेटा बना हुआ है, इसको आराम से देखिए कि पेपर में सवाल हर तरीके से आया हुआ है, कभी लायमन के लिए, कभी बामर के लिए, कभी पास्टन के लिए, कभी ब्रैकेट के लिए। तो उसके आपका NI लॉन्गेस्ट और शॉर्ट का देखते जाइए कि शॉर्टेस्ट का NI तो सब में इन्फिनिटी है, लॉन्गेस्ट के लिए NI की वैल्यू बिल्कुल अगला वाला शेल लिया जाएगा जिसमें वो लोग जो वहाँ पर आपको सवाल में दिया होगा उसका नेक्स्ट लिया जाएगा। तो मेरे बेटा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ कर दिया है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने आज समझाए गए। याद रहे बेटा, ये पार्ट 1 है और अभी इसमें क्वेश्चंस बाकी हैं। पास्ट ईयर में 18 चैप्टर में सवाल जितने भी आए हैं वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करूँगा, और ये उम्मीद करूँगा कि आप अपना मैथमेटिकल वर्क जो है इन तमाम न्यूमेरिकल में अच्छा कर लें, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल मैंने आप इस पैकेज में शेयर किए हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बुनियाद डाल देंगे आपकी
18 न्यूमेरिकल्स के लिए, और आगे फिर ये जो लोड आप पर आने वाला है ये कम हो सकता है अगर आप इनको अभी अच्छे अंदाज में रेडी कर लेते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।